हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। क्या क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? नहीं, यहाँ से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी कीमत नहीं दी है। ये 5,000 रुपये तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि हम औरत का लिबास उतारते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो किसी की माँ भी है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। मैंने कार में बैठकर दरवाजे को बंद किया और वह गुमसुम खड़ी हुई थी। मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करता हुआ इससे दूर होता चला गया। 3 माह के अरसे में अब तक चचा जान और गजाला से सामना नहीं हुआ था। मैं ये चाहता था कि जब तक उन्हें हर एतबार से कमजोर ना बना दूं, उस वक्त तक मैं उनका सामना ना करूं। इत्तेफाक से चचा जान के घर वालों ने भी हमें नहीं देखा था। मैंने फूफी और जरीना से कह दिया था कि वो ख्वामखा अपनी इमारत की नुमाइश ना करें जब तक मैं ना कहूं। इस वक्त तक आमदोरफ्त के लिए कोठी का पिछला रास्ता इख्तियार करें। लेकिन उस रोज नई कार में बैठकर मैं सामने वाले गेट से अपनी कोठी के अहाते में दाखिल हुआ। जरीना नई कार देकर मचल गई कि मैं उसे सैर कराऊं। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी की। उसे साथ लेकर दोपहर तक घूमता रहा। जब हम कोठी में वापस आए तो चचा जान से सामना हो गया। वो अपनी कोठी के मेन गेट से बाहर आ रहे थे। मैंने कार इनके करीब ले जाकर रोक दी, फिर कार से उतरकर इन्हें सलाम किया। वो मुझे अचानक ही अपने सामने देखकर इस कदर हैरान थे कि सलाम का जवाब देना भूल गए। कभी वो कार को देख रहे थे, कभी मेरे सूट को और कभी मेरी बदली हुई शख्सियत को। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाचा जान, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं फरहाद हूँ। आपने मुझे अपनी कोठी से निकाल दिया था, इसलिए अब मैं सामने वाली कोठी में रहता हूँ। वो हैरानी और बेयकीनी से सामने वाली कोठी को देखने लगे। मैं इनके ख्यालात पढ़ सकता था, मगर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनके चेहरे से हैरानी, परेशानी और नदामत जाहिर हो रही थी। मैंने फिर मुस्कुरा कर कहा, मालूम होता है मेरी खुशहाली देखकर आपको सदमा पहुंचा है। नहीं बेटे, उन्होंने जल्दी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, जब अल्लाह तरक्की देता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर का माल इधर आता रहता है। फिर भी कुछ मालूम तो हो, क्या करते हो? उनके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर मैं इतना दौलतमंद कैसे बन गया। मैंने जवाब दिया, आपकी दौलतमंदी का राज ये है कि मेरे वालिद मरहूम की जमीनों जायदाद ने आपको फर्श से अरश तक पहुंचा दिया है। लेकिन ये राज दुनिया नहीं जानती। मेरी दौलतमंदी के पीछे भी कोई राज है। दौलत और शानो शौकत कितने ही राजो इसरार से गुजर कर आती है। ये हम दौलतमंद जानते, मगर अपने राज एक दूसरे को नहीं बताते। मुझे अफसोस है, मैं फिलहाल आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा। बेटे, तुम अब तक इस गलतफहमी में मुब्तला हो कि मैंने तुम्हारे अब्बा मरहूम की जमीनों पर कब्जा जमा रखा है। मैं सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें बेटे की तरह चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा हक नहीं छीना है। मैंने खुश दिली से कहा, चलिए मैं मान लेता हूँ, अब आपको इल्जाम नहीं दूंगा। हाँ बेटे, पुरानी रंजिशों को भूल जाओ। उनके रिश्तों में झगड़े होते हैं, मगर वो रिश्ते टूटते नहीं हैं। चलो मेरे साथ आओ, अपनी चची से मिलो। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सुलह कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, दुश्मनों के करीब रहकर इनकी रही सही कमजोरियां मालूम होती रहेंगी। चचा को सुलह सफाई पर आमादा देखकर जरीना ने आगे बढ़कर इन्हें सलाम किया। मैंने तारुफ करवाया, ये फूफी की लड़की जरीना है। चचा जान ने उसे रस्मी दुआएं दी। फिर हम इनके साथ चलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपनी बेगम को आवाजें देने लगे। मेरी नजरें चारों तरफ भटक रही थी। इस वक्त मुझे अपने दिल के चोर का पता चला। मैं गजाला को तलाश कर रहा था। चचा जान से सुलह करते वक्त भी मेरे दिमाग के किसी चोर गोशे में गजाला छुपी हुई थी। शायद मैं इसी के लिए यहाँ तक चला आया, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ से निकाला गया था। इस खूबसूरत बला से खूबसूरती के साथ ही पिछला हिसाब चुकाया जा सकता था। चची ड्राइंग रूम में आई तो मुझे देखकर ठुठक गई। मेरी आंखों ने इन्हें पल भर के लिए ठहरा दिया था। वो सोच रही थी, अल्लाह, ये तो वही आंखें हैं। ये आंखें पहली बार टैक्सी में आई थी, फिर ये आंखें। मैंने फौरन ही इनकी सोच को अपनी गिरफ्त में लिया। बस आगे कुछ ना सोचना। जितना इन आंखों के मुतालिक सोच चुकी हो उसे भूल जाओ। आगे बढ़ो, मुझे पहचानो और मेरी आमद पर खुशी का इजहार करो। उनके चेहरे के तासुरात यकसुर बदल गए। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और लहक कर बोली, आहा, ये तो अपना फरहाद है। बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आखिर इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? मैंने जवाब दिया, बस आप लोगों को याद करता रहा और अपना मुस्तकबिल बनाने की राहें तलाश करता रहा। जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। खुदा के फजल से 1,00,000-2,00,000 रुपए तो घर के सेफ में ही पड़े रहते हैं। चचा जान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई, तुम बड़े आदमी बन गए हो, मगर अपनी चची की तरह कंजूस बनकर ना रहना। मैं इनसे कभी पैसे मांगता हूँ तो ये बहाने करके टाल देती हैं। क्यों बेगम, ठीक है ना? लेकिन कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे 1,25,000 की जरूरत है। तुम सुबह ही बैंक से निकाल कर ले आना। चची के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके किसी अकाउंट में 1,25,000 तो क्या, 2,500 भी नहीं थे। वो मेरी तरफ देख रही थी और सोच रही थी, कल ये फरहाद कंगाल था, आज हम कंगाल हो गए हैं। मैं अपने खामन से भी नहीं कह सकती कि बेईमानी से हासिल की हुई दौलत मैंने कहाँ जाया कर दी है।
پھر کل صبح کیا ہوگا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں سنیں گے، مجھے کسی سے قرض مانگنا ہی ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر میں اپنی تباہی کو نہیں چھپا سکتی۔ اگلے ماہ فصل کی کٹائی کے بعد جو رقم آئے گی اسے میں قرض ادا کر دوں گی۔ کیا فرحاد سے قرض مل سکتا ہے؟ یہ کمبخت تو بڑی ڈنگے مار ہے کہ گھر کے سیف میں 1,00,000-2,00,000 روپے پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ اپنی چچی کو قرض نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، ذرا محبت اور چاپلوسی سے کام نکالنا ہوگا۔ محبت اور نفرت کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، محبت کا موقع ہو تو محبت کرنی چاہیے، ورنہ نفرت سے دھتکارتے رہنا چاہیے۔ میں اب تک اسے گالیاں دیتی اور دھتکارتی رہی ہوں، لیکن اب ٹائم ٹیبل کے مطابق اس سے محبت جتا کر بڑے پیار سے قرض حاصل کرنا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی، اس دوران چچا جان زرینہ سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے چچی کی سوچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بے شک فرحاد الو کا پٹھا ہے، ذرا بہلانے پھسلانے سے قرض دے دے گا۔ میں ابھی غزالہ کو بلاتی ہوں، اسے چائے لانے کے لیے کہوں گی۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے آواز دی، غزالہ یہاں آؤ بیٹی، دیکھو فرحاد آیا ہے، ملازم سے کہو اس کے لیے چائے لے کر آئے۔ چاچا جان نے کہا، بیگم کیا تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ غزالہ تمہارے سامنے باہر گئی ہے، تم اسے آوازیں دے رہی ہو۔ میں نے چچی کے دماغ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بڑبڑانے لگی، او ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ تو گھر میں نہیں ہے، جانے میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی انگلیوں سے پیشانی کو رگڑنے لگی۔ اتنے میں ظہیر کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی کرت سے سلام کرتا ہوا زینے سے اترا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سر پر سفید گول ٹوپی تھی، اس نے کھدر کا کرتا اور ٹخنوں سے اوپر تک شرعی پاجامہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں تسبیح لیے زیر لب بدبداتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے تنویمی عمل کا اتنا گہرا اثر ہوگا۔ وہ شام ہوتے ہوتے سر سے پاؤں تک مولوی بن جائے گا۔ چچا جان اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ڈانٹ کر کہا، تم نے ابھی تک اپنا حلیہ نہیں بدلا ہے، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ صبح سے صرف اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو، آج دکانوں کی طرف بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا، چچا جان آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے اللہ رسول کا نام لینا کوئی جرم ہے۔ دکانداری تو روزی ہوتی ہے، کم سے کم ایک دن عبادت کے لیے بھی مقرر ہونا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہفتہ صفائی اور ہفتہ کمائی مناتے ہیں لیکن ہفتہ عبادت کبھی نہیں مناتے۔ بیٹے تم درست کہتے ہو، مجھے ظہیر کی عبادت گزاری پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس عمر میں لڑکا تسبیح لے کر بیٹھ جائے تو پھر دنیا داری کیسے ہوگی؟ صبح سے اس لڑکے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ دیکھو، اب یہ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے فرش پر بیٹھ رہا ہے۔ ظہیر نے فرش پر پلیتھی مار کر بیٹھتے ہوئے درویشانہ انداز میں کہا، ایک دن ہمیں اسی فرش کے نیچے جانا ہے، یہ قیمتی صوفے اس دنیا میں رہ جائیں گے، صرف عبادت ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، بہتر ہے کہ ہم اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزار دیں۔ چچا جان نے جھلا کر کہا، ابے کبھی تیرے باپ نے بھی عبادت کی تھی؟ عبادت کرنا ہے تو وقت پر کرو اور کاروبار بھی سنبھالو، چلو اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے ظہیر کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، ظہیر تمہارے والد درست کہتے ہیں، دینداری اور دنیا داری کے اوقات مقرر کرو، یہ عبادت کا وقت نہیں ہے، تسبیح جیب میں رکھ لو۔ اس نے تسبیح جیب میں رکھ لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ چچا جان یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ بیٹے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا اثر ہوا ہے۔ زرینہ ظہیر کو ایک تماشا سمجھ کر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر زرینہ کی شادی ظہیر سے ہو جائے تو کیسا ہو؟ دونوں کا جوڑ مناسب تھا۔ اگر زرینہ پارسا نہیں تھی تو ظہیر بھی پارسا نہیں تھا۔ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا وفادار رہنے اور شرافت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس شادی سے ہمارے خاندانی جھگڑے ختم ہو جاتے۔ بہرحال میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ طے ہونے کے بعد چچا جان اور چچی وغیرہ راہ راست پر آ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے پہلے زرینہ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، ہائے اللہ میں بار بار ظہیر کو کیوں دیکھ رہی ہوں؟ ہاں اس میں کوئی بات ہے، ہاں اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زرینہ بیٹھے بیٹھے بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ وہ اچانک ظہیر کے متعلق ایسا سوچ کر پریشان تھی۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ میں نے جواباً سوچا، واہ کیوں نہ سوچوں گی، کسی نہ کسی کے متعلق تو مجھے سوچنا ہی ہوگا۔ ظہیر کیا برا ہے، خوبصورت ہے، دولت مند ہے، یہ فرحاد تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، بس یوں ہی میری جوانی سے کھیلتا رہے گا۔ نہیں اب بہت ہو چکا، اگر ظہیر مجھے پسند کر لے تو میں فرحاد کی طرف رخ بھی نہ کروں۔ ہائے اللہ یہ شرعی پاجامہ پہن کر کتنا سمارٹ لگ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے سوچنے کا انداز بدلتا رہا۔ کبھی چچی یا چچا جان مجھ سے مخاطب ہوتے تو میں ان کی باتوں کا جواب دیتا، اس کے بعد پھر زرینہ کی سوچ کو ظہیر کی طرف مائل کر دیتا۔ اس دوران چائے آ گئی۔ چائے پیتے وقت میں نے ظہیر کے دماغ پر اثر انداز ہو کر کہا، یہ لڑکی جو فرحاد کے ساتھ آئی ہے، اسے مسکرا کر دیکھو اور اس سے تعارف حاصل کرو۔ ظہیر نے فوراً ہی مسکرا کر زرینہ کو دیکھا۔ زرینہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے نظریں ٹکراتے ہی وہ ذرا جھجک گئی اور سر جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی اپنے دوپٹے کے آنچل سے کھیلنے لگی۔ ظہیر نے کہا، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا فرحاد کے ساتھ آئی ہیں؟ چچی نے جواب دیا، بیٹا یہ تمہاری پھوپھی کی لڑکی زرینہ ہے، تم نے بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ اچھا، ظہیر نے کہا، آپ تو پہچانی نہیں جاتی۔
मैंने फिर उसे हुक्म दिया, इसके हुस्न की तारीफ करो और अपने डैडी से कहो कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, जरीना बेतकल्फी माफ करना, मैं दिल से ये कहने पर मजबूर हूँ कि तुम बेहद हसीन हो। जरीना शर्माकर अपने सर पर आंचल रखने लगी। चचा जान ने जरा सख्त लहजे में कहा, जहीर ये क्या बकवास है? तुम्हें ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि फरहाद को इस बेतकल्फी से शिकायत पैदा होगी, क्योंकि आपा ने बहुत पहले से ये तय कर लिया था कि वो जरीना की शादी फरहाद से करेंगी। मैंने जवाब दिया, नहीं चाचा जान, फूफी जान ने ये रिश्ता तय नहीं किया है। वैसे भी ना तो जरीना मुझसे शादी करने के मुतालिक सोचा है और ना मैं सोचता हूँ। मैंने तो इसकी शादी के लिए 50,000 के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद फूफी जान को दे दिए हैं। कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा तो फूफी जान इसके हाथ पीले कर देंगी। मेरी बात खत्म होते ही जहीर ने अपने बाप से कहा, डैडी मैं जरीना से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी ने भी एक दिन कहा था कि वो किसी घरेलू किस्म की लड़की को बहू बनाना चाहती हैं। चची तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि जरीना अपने जहेज में 50,000 के जेवरात और 1 लाख रुपए लेकर आएगी। इन दिनों वो इसी फिक्र में रहती थी कि किस रास्ते से इन्हें बड़ी से बड़ी रकम मिल सकती है। उन्होंने चचा जान के कुछ कहने से पहले ही अपने बेटे की तायीद कर दी। हाँ बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं कितनी देर से यही सोच रही हूँ कि जरीना मेरी बहू बन जाए। चचा जान ने इस रिश्ते से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि जरीना की वालिदा इनकी दुश्मन बनी बैठी हैं, इसलिए वो बेटी इनके घर नहीं देंगी। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैं फूफी जान को समझा लूंगा। अगर ये रिश्ता हो गया तो बरसों की अदावतें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद चची हंस हंस कर मुझसे मीठी मीठी बातें करती रहीं। जब मैं जरीना के साथ इनकी कोठी से निकला तो अंधेरा हो चुका था। चची इस फिक्र में थी कि कल सुबह चचा जान को 1,25,000 कहाँ से लाकर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं ही इनकी मुसीबत में काम आ सकता था, लिहाजा वो मेरे साथ प्यारो मोहब्बत की बातें करती हुई मेरी कोठी में आ गई। उन्हें देखते ही फूफी जान के तेवर बदल गए। वह चची जान को खूब जली कटी सुनाना चाहती थी, लेकिन मैंने इन्हें अलग ले जाकर आजिज़ी से समझा दिया। आजिज़ी से समझाया कि दुश्मन खुद ही चलकर हमारे दरवाजे पर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। फिर मैंने ये भी समझाया कि जहीर बहुत अच्छा लड़का है, नमाजी परहेजगार है, माल रोड की दुकानें इसके नाम पर हैं। जरीना इस घर में बहू बनकर जाएगी तो राज करेगी। चची इसका रिश्ता मांगने आई हैं, लिहाजा इन्हें एक बेटी की माँ बनकर मसलहत से काम लेना चाहिए। मेरी बातें इनकी समझ में आ गई। उन्होंने चची के पास आकर इन्हें गले से लगा लिया। जवान बेटी का तौक गले से उतारने के लिए वो पुरानी दुश्मनी भूल गई। मैं अपने बेडरूम में आ गया। मुझे मालूम था कि चची मेरे पास हाथ फैलाने आएंगी। सच कहता हूँ, इस वक्त इनकी बेबसी और परेशानियों का ख्याल करके मेरा दिल मोम होने लगा। मैंने सोचा कि वो दुश्मन ही सही, मगर एक औरत को हद से ज्यादा परेशान करना मर्दानगी नहीं है। बस बहुत हो चुका, इस वक्त मुझे इनके काम आना चाहिए। मैंने यही किया। जब वो फूफी से बातें करने के बाद मेरे पास आई तो गुफ्तगू के दौरान मैंने खुद ही किसी सिलसिले में इन्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे अपना बेटा समझकर खिदमत का मौका दे कहा। उन्होंने खुश होकर मेरी बुलाएं ली। फिर अपनी मोहताजी और कल्लाशी पर पर्दा डालते हुए बोली, बेटे मैं दूसरों को कर्ज देकर पछता रही हूँ। 6 माह पहले मेरा भाई अपने कारोबार के लिए मुझसे 2 लाख रुपए ले गया। उसने अब तक वापस नहीं किए। जहीर मुझसे 3 लाख रुपए तक ले चुका है। ये सब बातें हैं तुम्हारे चचा जान से छुपाती हूँ। अब इनसे कह नहीं सकती कि मेरे अकाउंट में ज्यादा रकम नहीं है। तुम मुझे 1,25,000 कर्ज दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी आहनी अलमारी खोली और इनकी मतलूबा रकम निकाल कर उन्हें दे दी। वो मुझ पर कुर्बान हुई जा रही थी, मेरी बलाएं लेकर लफ्जों के फूल निछावर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई। इनके बदले हुए रवैये को देखकर सब ये कह सकते थे कि अब इन्हें अकल आ गई है और उन्होंने सच्चे दिल से हमें अपना समझ लिया है। वो आइंदा एक दुश्मन की अकल से नहीं सोचेंगी। लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान की सोच कुछ और होती है, अमल कुछ और होता है। वो एक ही वक्त में जुबान से दुआएं देते हैं और दिल से गालियां निकालते हैं। चची की सोच भी यही कह रही थी। वो मेरे पास इतनी दौलत देखकर कुड़ रही थी और ये मंसूबे बना रही थी कि वो किस तरह मुझे बेटा कहकर और मुझे एक माँ का प्यार देकर वक्तन फवक्तन मुझसे रकमें वसूल करती रहेंगी। मैं अपनी पैदाइश के बाद ही माँ की ममता से महरूम हो गया था। चची माँ के बेलोस मुकद्दस रिश्ते की डमी बनकर मेरी महरूमी से फायदा उठाना चाहती थी। अगर मैं ख्यालहानी के इल्म से वाकिफ ना होता तो यकीनन इनकी झूठी ममता के फ्रेब में आ जाता। इस वक्त जी में आया कि जो रकम मैंने कर्ज के तौर पर दी है उसे भी उनसे छीन लूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी आंखों के जेरे असर वो खुद ही सारी रकम वापस लाकर दे देती। लेकिन दी हुई चीज को वापस लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेहरबानी कर दी सो कर दी। आइंदा इनके काम न आने का फैसला कर लिया। दूसरी सुबह सबसे पहले मैंने जहीर की खबर ली। इसके दिमाग तक पहुंचने से पता चला कि वो कलाम पाक की कोई मुख्तसर सी आयत याद कर रहा है। मुझे यह सोचकर बेहद खुशी हुई कि मेरा इल्म किसी को सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जा रहा है। काश कि मैं हर इंसान को सीधा रास्ता दिखा सकता, लेकिन ये मुमकिन नहीं क्योंकि लोग मुख्तलिफ मजाज के हामिल होते हैं। जहीर एक ही बार की हदायत पर नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहा था। इसके बरक्स मैं चची साहिबा को बार बार ट्रांस में लाने के बावजूद इनके सोचने के अंदाज को नहीं बदल सकता था। जो लोग चची की तरह ठोकरें खाने और तबाह हो जाने के बावजूद नहीं संभलते, फिर इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। इसके बाद मैंने चची की सोच से रब्ता कायम किया। इस वक्त इनकी सोच से परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं तवज्जो से इनके ख्यालात को पढ़ने लगा।
वो घबराई हुई सी सोच रही थी कि अब क्या होगा। मैंने इन्हीं कपड़ों के नीचे वो रुपए छुपा कर रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। फरहाद से रुपए लेकर मैं सीधी अपने कमरे में आई थी। मैंने सोचा था कि सुबह नासिर को रुपए दूंगी। मैंने ये अलमारी खोलकर यहाँ कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियां छुपा दी थी। अब अपने रुपए सेफ में रखते हुए डर लगता है। इसी डर से मैंने यहाँ रुपए रखे थे, मगर यहाँ से भी गायब हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यकीनन कोई दुश्मन जादू या किसी अमल से मुझे तबाह कर रहा है। मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, फरहाद। लेकिन नहीं, फरहाद दुश्मन होता तो मुझे इतनी बड़ी रकम कभी ना देता, कभी जरीना का रिश्ता जहीर से करने पर आमादा ना होता। बहरहाल वो दुश्मन हो या ना हो, मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि तमाम बैंकों के अकाउंट से मेरे लाखों रुपए गायब हो गए हैं। सिर्फ बैंकों से नहीं, इस कमरे के सेफ से और अलमारी से भी रुपए और जेवरात गायब हो गए हैं। वो सोच रही थी। अब मैं भी हैरानी से सोच रहा था, जिस घर की दौलत पर मैं हाथ साफ कर रहा था, वहां कोई दूसरा हाथ की सफाई दिखाने कैसे पहुंच गया? ये तो मेरे लिए एक चैलेंज था। वो मेरी ही दी हुई रकम चुरा कर ले गया था। कौन हो सकता है वो? घर का ही कोई फर्द होगा। क्या जहीर ने ये हरकत की है? मैंने जहीर के दिमाग को गिरफ्त में लेकर पूछा तो पता चला वो मुजरिम नहीं है। मुझे भी यकीन था कि वो राह रास्त पर आने वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने गजाला के ख्याल से रब्ता कायम किया, मगर रब्ता कायम न हुआ। इसका मतलब ये था कि वो इस शहर से कहीं दूर चली गई है। चची साहबा के दिमाग में बैठकर पूछा तो मालूम हुआ कि पिछली रात गजाला के मामू आए थे। वो इनके साथ सुबह 6 बजे पिंडी चली गई है। चची की सोच ने मुझे बताया कि जब वो मुझसे रुपए लेकर अपनी कोठी में आई तो गजाला ड्राइंग रूम में बैठी अपने मामू से बातें कर रही थी। जब चची अपने कमरे में रुपए रखने गई तो आस पास या कमरे के बाहर कोई मुलाजिम ना था। चचा जान अपने कमरे में सो रहे थे, यानी वहां दो ही अफराद जाग रहे थे, एक गजाला और दूसरा इसका मामू। अब मुझे इन दोनों पर ही शुबा था, मगर वो वहां से बहुत दूर जा चुके थे। मैं फिलहाल इनसे दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकता था। वैसे इनमें से जो भी मुजरिम होता, मैं से अपनी रकम मासूद वसूल कर लेता। इस वक्त मैंने मुजरिम को ढील दे दी और चची की परेशानी को समझने लगा। वो सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? नासिर से कैसे कहूं कि मैं 1,25,000 इन्हें नहीं दे सकती। वो मुझसे बैंक के अकाउंट्स का हिसाब तलब करेंगे, तमाम चेक बुक्स उठाकर देखेंगे। इन्हें मालूम हो जाएगा कि पिछले 3 माह में मैंने लाखों रुपए बैंक से निकाले हैं। वो रुपए कहाँ गए ये मैं खुद नहीं जानती। ज्यादा सोचने की कोशिश करती हूँ तो मेरी अक्ल में गिरा पड़ जाती है। सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ये बात नासिर तस्लीम नहीं करेंगे, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर बदनामी के रास्ते खुलेंगे। नासिर का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि मैं नौजवान लड़कों से दोस्ती करती हूँ और इन पर अपनी दौलत लुटाती हूँ। मैं ये बदनामी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मेरा जवान बेटा है, जवान बेटियां हैं। मेरी बुढ़ी जवानी एक तमाशा बन जाएगी। अब मैं क्या करूँ? अभी नासिर नाश्ता करने आएंगे तो मुझे बैंक जाने के लिए कहेंगे। मैंने इतनी बड़ी तबाही की दास्तान नहीं सुना सकती। इनका मुंह बंद करने के लिए दोबारा फरहाद से कर्ज नहीं मांग सकती। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे दुनिया वालों का डर नहीं, सिर्फ एक नासिर मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। अगर वो मुझसे हिसाब तलब ना करें तो फिर तबाही का राज नहीं खुलेगा। इनके सिवा किसकी मजाल है कि कोई मुझसे एक पैसे का भी हिसाब पूछे? लेकिन अपने इमाल का हिसाब तो देना ही पड़ता है। आकबत में खुदा हिसाब मांगता है और दुनिया में खामद। अगर ये हामद ना होता तो मैं कितनी आजाद होती। मुझे किसी का खौफ ना होता। कोई मुझ पर रोब जमाकर लाखों रुपए का हिसाब ना मांगता। हाँ, अगर नासिर मेरे रास्ते से हट जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो कुछ दिनों के लिए इस घर से चला जाए, इस शहर से चला जाए, अल्लाह करे इस दुनिया से चला जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर नासिर रुखसत हो जाए तो फिर किसी दूसरे रिश्ते को हक नहीं होगा कि वो मुझे जवान छोकरों से इश्क करने का ताना दे। नासिर की आंख बंद हो जाएगी तो मेरे इमाल का खाता खोलने वाला कोई ना होगा। ये खौफ, ये परेशानियां जो 3 माह से जजले के झटकों की तरह मुझे अंदर से तहस नहस करती आ रही हैं, ये सब यकलख दूर हो जाएंगी और मैं आज़ादी और सुकून से बकाया जिंदगी गुजार सकूंगी। बस अपने बचाव का एक ही रास्ता है, मेरी जिंदगी और आज़ादी। नासिर की मौत और इमाल का खाता बंद। ना मेरा हाकिम होगा, ना मुझ पर किसी की हुकूमत होगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। मैं हैरानी से इनकी सोच को सुन रहा था। हैरानी इस बात की थी कि बरसों से साथ निभाने वाली बीवी अपने खामद की मौत का फैसला कर रही थी। अपनी बका के लिए खामद की फना लाजमी समझ रही थी। चचा जान ने इनके लिए क्या नहीं किया था। उनकी खातर मेरे अब्बा मरहूम की जायदाद पर नाजायज कब्जा जमाया था, मुझे फरेब देते रहे थे। इनके लिए उन्होंने ये आलिशान कोठी बनवाई, इन्हें रेशम के जोड़े पहनाए, इन्हें जवानी से बढ़ापे तक सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजा कर रखा। इनके लिए इस दुनिया को जन्नत बना दिया। बोल औरत, इससे ज्यादा क्या चाहती है? तेरा दिल ना भरा, तेरा पेट ना भरा, अब पीने के लिए हावन का सिर्फ लहू बाकी रह गया है। मेरे बेखबर बेईमान चचा जान, बेईमान जिंदगी का खत्म शुद्ध अक्सर बेईमान बीवियों के हाथों से लिखा जाता है। आपकी जाने हयात, आपकी हसीन क्लोपेत्रा आपके लिए जहर का प्याला लेकर आ रही है। कहाँ है चची साहिबा? क्या कर रही हैं? इनकी दिमागी सोच कह रही थी। इनका दिमाग सोच रहा था, वो सोच पर अमल कर रही थी। दूध में जहर घोल रही थी। चचा जान की आदत है, वो सुबह नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे खाते हैं और 1 गिलास दूध पीते हैं। उस रोज वो इनकी जिंदगी का आखिरी नाश्ता था। मैंने चची की सोच पर दस्तक दी।
بیگم ناصر کیا کر رہی ہو؟ ایک ساتھ کے لیے وہ ٹھٹک گئی، پھر ان کی سوچ نے جواب دیا،